अपन ने सबसे पहले बात करी पार्टनरशिप, तो हमने कहा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This definition is given by section 4 of the Indian Partnership Act 1932. पार्टनर्स, मिनिमम पार्टनर्स कितने रिक्वायर्ड हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। 50 की रेस्ट्रिक्शन किसने लगाई? कंपनीज एक्ट 2013 ने लगाई। दूसरा पॉइंट आया हु हैव एग्रीड। एग्रीड से एग्रीमेंट, पार्टनरशिप किससे बनती है? एग्रीमेंट से बनती है। क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? नहीं। क्या रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है हमारे पास? यस। क्या पार्टनरशिप स्टेटस से बनती है? नहीं। स्टेटस से क्या बनता है? HUF बनता है। क्या हम पार्टनरशिप बैठे बैठे भी बना सकते हैं? यस। क्या रिटन एग्रीमेंट होना ही जरूरी है? नहीं। क्या ओरल एग्रीमेंट हो सकता है? यस। रिटन एग्रीमेंट कोई क्या कहते हैं अपन? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। वर्ड सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, लॉस नहीं दे रखा। वाइफ सिर्फ सुख में साथ देती है, दुख में साथ नहीं देती है। यहां पर वर्ड है सिर्फ प्रॉफिट्स। तो हमने कहा ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें। हमने कहा ये तो जरूरी है कि सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें, बट ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स आपस में लॉस भी शेयर करें। क्या किसी पार्टनर को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है लॉस बेयर करने से? यस। कब? जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, मेंशन्ड हो कि ये पर्टिकुलर पार्टनर को लॉस बेयर नहीं करना। राह चलते हुए को किसी को भी पकड़ के कहोगे आ जाओ गारंटी दे रहे हैं, या किसी से कुछ फायदा होगा बिजनेस को, उसी को कहोगे कि भाई गारंटी देते हैं हम आपको प्रॉफिट की, फायदा होगा। फिर इसके बाद अपन ने बात करी हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। फिर हमने कहा बैंक को लूटने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या? नहीं। क्या स्मगलिंग करने के लिए पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या समाज सेवा करने के लिए अपन पार्टनरशिप कर सकते हैं? नहीं। समझ में आ गया उस रिवीजन का फायदा क्या है? ये है। फिर अपन ने बात करी इसी में कि समाज सेवा के लिए क्या हम पार्टनरशिप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि जिस एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उस एक्टिविटी को अपन बिजनेस ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। और अगला पॉइंट, ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन। तो अपन ने यहाँ पर बात करी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए कि पार्टनरशिप है दो लोगों के बीच या पार्टनरशिप नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी। सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं। एक पार्टनर अपने डिसीजन से बाकी पार्टनर्स को बाइंड करता है और दूसरे पार्टनर्स के डिसीजन से खुद भी बाइंड हो जाता है। फिर अपन ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, दैट इज राइट्स ऑफ पार्टनर। कितने राइट्स पढ़े? 5। पहला राइट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हमने कहा कि अगर मैं कभी कभार किसी बिजनेस में आ रहा हूं, ठीक है, मैं पार्टनर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कभी कभार जाऊं, तो क्या मैं बुक्स को देख सकता हूं? यस। क्या मुझे उसकी फोटोकॉपी करने से कोई रोक सकता है? नहीं, मैं फोटोकॉपी भी करके ले जा सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आया हमने किसी को आने से रोकने का राइट और खुद जाने का राइट। राइट टू डिस अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो एक भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया, 4 पार्टनर हैं, 3 कह रहे हैं एडमिशन होना चाहिए, एक ने मना कर दिया, तो क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अपन ने यहाँ पर एक बात करी थी, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स अपने बेटे जेड को पार्टनर बनाना चाहता है बट वाई डू नॉट एग्री। तो क्या जेड पार्टनर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर ने एग्री नहीं किया, तो एक भी पार्टनर मना कर दे, अगर कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट हो पहले से तो फिर वो चलेगा। ठीक है। फिर अपने का राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। प्रॉपर नोटिस का मतलब टेनेंट को कहा था आपने 1 महीना, स्कूल की टीसी 3 महीना, में जितना टाइम आपने डिसाइड कर रखा है कि भाई 3 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना है रिटायर होने से पहले, तो उस टाइम को अपन प्रॉपर नोटिस कह रहे हैं। उतने टाइम पहले बता दो तो आप रिटायर हो सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रखा हो, लोन दे रखा हो, तो उस पार्टनर का क्या राइट है कि उस लोन पर उसको क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। किस रेट से मिले? एग्रीड रेट से मिले। और अगर एग्रीड रेट ना हो तो 6% पर एनम मिले।
और फिर फिफ्थ राइट पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा इनकर कर देता है तो उस केस में उस पार्टनर का राइट है कि उसको क्या किया जाए, रीअम्बर्स किया जाए। क्लियर, यहां तक राइट्स भी हो गए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप डीड, द रिटन एग्रीमेंट among the partners which contains the terms of partnership is called partnership deed। क्लियर यहां तक। फिर क्या पढ़ा अपन ने, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स में होता क्या है, किन के बीच एग्रीमेंट हो रहा है, नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज का बिजनेस करेंगे, बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सबने कितना कितना पैसा लगाया, कैपिटल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, और इसके अलावा जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर यहां तक। पार्टनरशिप कंटेंट के बाद पार्टनरशिप डीड के फिर हमने पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो या फिर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, हमने कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं लिखा हुआ, तो उस केस में किसके प्रोविजंस चलते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लगेंगे। क्लियर यहां तक। हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, कुछ ना बताए तो इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज नहीं करेंगे, पार्टनर को रेम्यूनरेशन हम नहीं देंगे, और पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट अपन कितना दे देंगे, 6% पर एनम दे देंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। फिर इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। फिर अपन ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। अपन ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 11th क्लास में अपन क्या पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप के, और वहां पर अपने पास एक ही ओनर था। बात समझ में आ गई, कितने ओनर थे अपने पास, सिंगल ओनर था। तो जितना भी नेट प्रॉफिट आता था पीएनएल अकाउंट का, जितना भी आपके पास नेट प्रॉफिट आता था पीएनएल अकाउंट का, उसको अपन क्या कर देते थे, डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते थे बैलेंस शीट में। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। लेकिन 12th क्लास में प्रॉब्लम क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं अपन, और पार्टनरशिप अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, 12th क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स। और पार्टनरशिप में क्या है, ओनर कितने हैं, 2 या 2 से ज्यादा ओनर है। तो जो भी प्रॉफिट अपन ने फर्म का कमाया, क्या उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओनर्स के बीच में, यस। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसका क्या नाम है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही बनता है, यस जनरली यही है, बट क्या इस बात की कोई एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, कब, लॉस के केस में भी बना सकते हैं अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना हो तो। क्लियर यहां तक। फिर मैंने आपसे बात करी डिफरेंस बिटवीन पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने पॉइंट्स पढ़े थे आपने, 6 पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे पहले प्रिपेयर, पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पीएनएल अकाउंट। दूसरा पर्पस, पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड, जबकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट्स अर्न्ड अमंग द पार्टनर्स। तीसरा पॉइंट था ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। क्या पीएनएल अकाउंट में कभी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हो सकते हैं, नहीं, बट क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हो सकते हैं, यस। इस साल का प्रॉफिट हम इस साल ना डिस्ट्रीब्यूट करके अगले साल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट इस साल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं किया तो। क्लियर यहां तक। अगला पॉइंट था आइटम्स डेबिटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दो टर्म्स आई हमारे पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है, कंपल्सरी पेमेंट, मतलब देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और एप्रोप्रिएशन का मतलब है ऑप्शनल है, मतलब प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट कम होगा तो कम देंगे, और प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे। क्लियर है यहाँ, होगा तो देंगे, कम होगा तो कम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, पार्टनर के अलावा किसी को कुछ भी पे करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर पार्टनर को कुछ देंगे तो वो चार्ज भी हो सकता है और वो एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है। पार्टनर को
अगर अदर कैपेसिटी में पे कर रहे हैं, जैसे रेंट पेड टू अ पार्टनर अदर कैपेसिटी में, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड है इसकी वजह से हम उसको क्या दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर पार्टनर को पार्टनर की कैपेसिटी में कुछ पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर पार्टनर्स रेम्युनरेशन, तो क्या होगा, एप्रोप्रिएशन। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अपन ने कहा था जितनी भी चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो सब किस में डेबिट करते हैं अपन, पीएनएल अकाउंट में, और जितनी भी एप्रोप्रिएशंस होती हैं वो सब कहाँ डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, दैट इज मैचिंग प्रिंसिपल, है ना, लाइन टू लाइन मैचिंग प्रिंसिपल। मैच कराएंगे सेम पीरियड की इनकम और सेम पीरियड के एक्सपेंसेस। जिस पीरियड की इनकम लेते हैं उसी पीरियड के एक्सपेंस लेते हैं। तो जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे तो क्या सेम पीरियड की इनकम लेते थे, उसी 12 महीने के 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक ही ले रहे हैं, तो उसी के उससे पहले के प्रॉफिट्स सॉरी एक्सपेंस और इनकम के लिए एडजस्टमेंट कर देते थे, उसके बाद के लिए भी वही तभी आप करते थे, प्रिपेयर्ड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएक्रूड, प्लस माइनस। क्लियर है? बच्चों को वही प्लस माइनस ही याद रहता है कि क्या करना है, प्लस या माइनस, लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ याद करने वाले नहीं है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? उसके बाद अपन ने क्या कहा कि पीएनएल अकाउंट बनाते टाइम तो अपन मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, बट पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते टाइम अपन मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते हैं। दूसरी बात, लास्ट, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तब तो अपन पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस देखते हैं, लेकिन जब हम जब हम पीएनएल बनाते हैं तब हम कोई भी प्रोविजन को नहीं देखते। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, और बनाने सीखने में सबसे पहली एंट्री किस चीज की होती है कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल अकाउंट का, तो मुझे बताओ पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? टू नेट प्रॉफिट, ये कौन सा बैलेंस है, नेट प्रॉफिट, मतलब ये पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो अपन ने कहा ये कौन सा बैलेंस होता है आपके पास, क्रेडिट। वैसे भी नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो भी प्रॉफिट या इनकम होती है उसका हमेशा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट ही होता है। ठीक है, और ये साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए यहां बैलेंस आया। मैथमेटिक्स में क्या करते थे, ये साइड टोटल 1 लाख आ रहा है, ये साइड आपके पास 90,000 आ रही है, तो अपन ने कहा कि 1 लाख क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल, और 90,000 क्या है आपके पास, डेबिट साइड का टोटल। मैथमेटिक्स की तरह प्लस माइनस क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट तो माइनस करेंगे, कितना आ गया 10,000, और बैलेंस किस चीज का आएगा, जिसका आपके पास अमाउंट ज्यादा होगा, तो क्रेडिट बैलेंस। सेम मैथ्स जिस हिसाब से कर रहे थे आप। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद मैंने कहा था कि पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता है, सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे अपन क्या करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सबसे पहले क्या ट्रांसफर करते हैं पीएनएल का नेट प्रॉफिट। पीएनएल के नेट प्रॉफिट का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो अब उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट, और किस में भेज देंगे प्रॉफिट को, एप्रोप्रिएशन को। तो जब यहां लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय, क्या नहीं लिखेंगे, यहां बाय नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। और नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, सारे चार्जेस के बाद का प्रॉफिट लेकिन कोई भी एप्रोप्रिएशन से पहले का प्रॉफिट। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली थी। फिर क्या आता है इसमें, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसकी भी एंट्री मैंने आपको सिखाई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बताओ पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है या इनकम है, इनकम है, क्योंकि पार्टनर्स बिजनेस से पैसा निकालते हैं ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए, और हम उनसे कहेंगे इस पर हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है ये, इनकम। और अगर इनकम है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है तो कौन सा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करेंगे, क्रेडिट। किससे लेंगे, पार्टनर से। पार्टनर से कभी भी अपन कैश में नहीं लेते, उसकी कैपिटल को ही कम कर देंगे। और कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, तो पार्टनर्स का पॉजिटिव बैलेंस जो होता है वो आपके पास कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अब उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, डेबिट करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था जितने भी नॉमिनल
मैंने आपसे पूछा था ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में से कौन कौन से आएंगे, तीनों। और बैलेंस शीट में सिर्फ कौन से आते हैं, पर्सनल और रियल। कौन से नहीं आते, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स मेहमान की तरह जिस साल में आते हैं उसी साल में चले जाते हैं। मीन्स टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, जिस साल में आते हैं उसी साल में चले जाते हैं, छुट्टी मनाने आते हैं, बस ये अपनी छुट्टी मनाने चले जाते हैं। तो अपने का ये नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ। और राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है, डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। किस में भेजेंगे अब इसको, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ क्या लिख दिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया आपके पास, जो भी पार्टनर्स को देंगे, ए और बी, इसकी एंट्री भी आती होगी आपको। टू पार्टनर्स रेमनरेशन आ गई आपके पास, इसकी भी बात आपको समझ में आ गई होगी, जिसको देना है दे दो। टू रिजर्व, और लास्ट में जो बच जाए दैट इज टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए इज कैपिटल या करंट अकाउंट, बी इज कैपिटल और करंट अकाउंट। इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं अपन, जो बैलेंस आता है, दिस इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है हमारे लिए। एक्सपेंस है तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। क्या है हमारे लिए, नॉमिनल अकाउंट। तो क्या करेंगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं अपन, राइट ऑफ करते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, तो इसको किस में ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये एंट्री कैसे पोस्ट हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पोस्टिंग आती है लेजर में, पोस्टिंग कैसे करते हैं, जो अकाउंट बना रहे हैं, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसकी डेबिट साइड पोस्ट करते हैं, अगर वो क्रेडिट हो रहा होता है तो क्रेडिट साइड। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो अपन ने क्रेडिट साइड पोस्ट किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब आपके पास पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है तो अपन ने डेबिट साइड पोस्ट किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेजर पोस्टिंग में बच्चों को डाउट रहता है, वो भी बता देता हूँ। पार्टनर्स रेमुनरेशन सेम हो जाएगा। रिजर्व की एंट्री क्या है, प्रॉफिट कौन से अकाउंट में है फिलहाल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब प्रॉफिट को कम करना है तो क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। और अब प्रॉफिट किस में जाना है, रिजर्व में। रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। और लास्ट में जो प्रॉफिट बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, कितने तरीके हैं हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने के, बताइए। दो तरीके हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में अपन कितने अकाउंट्स बनाते हैं, दो अकाउंट, क्योंकि नाम ही क्या बता रहा है कि कैपिटल के बैलेंस को क्या हम फिक्स रखना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हर ट्रांजैक्शन के साथ। तो अपन क्या करते हैं, दो अकाउंट बना लेते हैं, एक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी ट्रांजैक्शंस आती हैं, दो ट्रांजैक्शंस आती हैं, कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। इन दो ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन किस में चली जाएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में चली जाएगी। पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा बैलेंस कैसा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, बट पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में हर ट्रांजैक्शन के बाद कैपिटल का बैलेंस जो है वो चेंज होगा, इसलिए एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी ट्रांजैक्शन उसी में ही आ जाती हैं। विड्रॉल ऑफ कैपिटल को एक नाम से और जानते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट अगर दे रखा है तो वो नॉर्मल ड्रॉइंग्स है, बट ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन है, दैट मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कोई दिक्कत, पता कैसे चलेगा क्वेश्चन के अंदर कि मेथड फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं, तीन तरीके से बता सकता है। पहला तरीका क्या, तो क्वेश्चन बता ही दे कि मेथड कौन सा फॉलो करो, फिक्स्ड फॉलो करो। दूसरा तरीका
करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट सिर्फ कौन से केस में बनता है आपके पास, फिक्स्ड में बनता है, तो पता चल जाएगा कि फिक्स मेथड फॉलो करना है। और तीसरा केस अपना कौन सा है कि जब वो कैपिटल्स लिखता है तो वो क्या लिखेगा, फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर। तो वर्ड लगा दिया उसने फिक्स्ड वर्ड, तो वहां से भी समझ में आ जाएगा। और अगर इन तीनों में से कुछ भी ना हो तो मेथड हमेशा फ्लक्चुएटिंग लेकर चलेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर उसके बाद अपन ने क्या सीखा कि पीएनएल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताओगे जरा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में सबसे पहले क्या चेक करते हैं अपन, रेट में पर एनम है या रेट में पर एनम नहीं है। मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले अपन क्या चेक करते हैं, रेट में पर एनम। अगर रेट में पर एनम नहीं है तो अपन टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर रेट में पर एनम है तो कितने केस हो सकते हैं, 3 केस हो सकते हैं। रेट में पर एनम नहीं है तब तो डायरेक्ट निकल जाता है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। टाइम का कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तारीख को निकाला हो पूरे साल में पूरा ही इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर रेट में पर एनम दे रखा है तो 3 केस बनते हैं। सबसे पहला, अगर जब भी अमाउंट निकाल रहे हो तो इक्वल अमाउंट निकाल रहे हो, फिक्स कर रखा है आपने। 5,000 निकालेंगे तो 5,000 ही निकालना है, 10,000 निकालना है तो हर बार 10,000 ही निकालना है। और पीरियड आपका दो ड्राइंग्स के बीच का गैप क्या हो, यूनिफॉर्म हो। दो ड्राइंग्स के बीच का गैप क्या हो आपके पास, यूनिफॉर्म। मींस अपन ने कहा कि अगर हर महीने ड्राइंग निकाल रहे हैं, आपने बात करी अगर अपन हर महीने ड्राइंग्स निकाल रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या तो बिगिनिंग पे निकाल लें। तो अपने का फर्स्ट मंथ की बिगिनिंग, सेकंड की बिगिनिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बताओ क्या बात समझ में आई? तो अपन ने क्या कहा कि इसमें क्या लगा सकते हैं अपन कि हर बार 2,000 रुपए निकाल रहे हैं 12 महीने तक, हर महीने की बिगिनिंग पे। तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालें अपन की, फर्स्ट ड्राइंग को कितने टाइम यूज किया, 12, सेकंड को 11, देन 10, इस तरीके से अपन ने कहा था। एक तो तरीका अपने पास ये था क्या, 78/12, 6.5, याद हो जाता है करते करते। तो अपन ने कहा कि ये एक तो तरीका ये है, बट दूसरा तरीका क्या है इसका शॉर्टकट, कि फर्स्ट ड्राइंग को कितने टाइम यूज किया, लास्ट ड्राइंग को कितने टाइम यूज किया, डिवाइड बाय 2, 13/2, दिस इज 6.5। और अगर इसको आप 13/2 रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे तो क्या ध्यान रखना है, टोटल ड्राइंग्स। देखो बच्चों को बात याद हो जानी चाहिए एक एक। टोटल ड्राइंग्स मतलब एक महीने में 2,000 निकाला, पूरे साल में कितना निकाला अपन ने, दैट इज 24,000। रेट 10% ले लिया अपॉन एवरेज पीरियड 6.5 अपॉन 12 या 13/24। कैसे भी लिख सकते हो आप, है ना, एक ही बात है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्कूल टीचर ने कुछ और पढ़ा दिया, है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक, इसी से अगर आप मंथ एंड पे, मंथ बिगिनिंग पे निकालना चाहे निकाल सकते हैं। मंथ के अगर एंड पर है तो पहली ड्राइंग कितने टाइम यूज करेंगे, लास्ट ड्राइंग कितने टाइम यूज करेंगे, 0, कितना आ जाएगा 5.5। अगर मिडिल में निकालेंगे तो पहली ड्राइंग 11.5, लास्ट ड्राइंग 0.5, कितना आ जाएगा 6। अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग पे निकाल रहे हैं तो पहले क्वार्टर के ड्राइंग्स कितने, 12, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग पे निकाली होगी वो कितना, 3, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया 7.5। क्लियर? अगर हर क्वार्टर के एंड पर निकाली तो पहली ड्राइंग 3 महीने बाद निकाली होगी, कितने टाइम, 9 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के एंड पर, दैट इज 0 डिवाइड बाय 4.5। अगर हर क्वार्टर के मिडिल में निकाली तो फर्स्ट ड्राइंग कितने टाइम यूज करी, 10.5, लास्ट ड्राइंग कितने टाइम यूज करी, 1.5, डिवाइड बाय 2, कितना आ गया, दैट इज 6 मंथ्स। और इसके अलावा अगर हाफ ईयर दे दे, समझ में आ गया आपको, बाय मंथली दे दे, वो सब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हाफ ईयर के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया पहले यहाँ पे, दूसरा यहाँ, तो पहली ड्राइंग कितने टाइम, 12 महीने, दूसरी ड्राइंग कितने टाइम, 6 महीने, कितने महीने, 9 महीने, यस 3 मंथ्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर होगा तो पहली ड्राइंग यहाँ, दूसरी ड्राइंग यहाँ, तो पहली वाली को
कितने महीने, 6 महीने, लास्ट वाली को कितना 0 मंथ्स डिवाइड बाय 2 दैट इज 3 मंथ्स। कुछ रट्टा मारना ही नहीं है, सब सिंपल सा तरीका है। पहला केस आ गया एवरेज पीरियड मेथड, सबको समझ में आ गया। अगर एवरेज पीरियड मेथड की दोनों कंडीशन मतलब अमाउंट फिक्स्ड या फिर पीरियड यूनिफॉर्म, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ब्रीच हो जाए, मतलब क्या तो अमाउंट इक्वल ना रहे, कभी आपने 2000 निकाला, कभी 5000, कभी 10,000, या क्या आपके पास कभी भी निकाल रहे हो, कोई फिक्स नहीं है कि हर महीने के बिगनिंग, हर क्वार्टर के बिगनिंग, ऐसा फिक्स नहीं है। जो दो ड्राइंग्स का गैप है वो सेम नहीं है, जब मन करता है तब निकाल लेते, कभी 2 तारीख को, कभी 10 तारीख को, कभी 20 तारीख को। ऐसी सिचुएशन में कितने मेथड है हमारे पास, 2 मेथड है। कौन कौन से, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड इतना सिंपल है कि इसका भी शॉर्टकट बना दिया अपन ने, है ना। सिंपल मेथड का क्या करते हैं, सिंपल मेथड में हर ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, डेट, अमाउंट, अपन ने कहा 1 मई को विड्रॉ किया, 31 अगस्त को विड्रॉ किया, एक 31 अगस्त नहीं, कितने थे, 11 महीने, 8 महीने, या 8 महीने कितने हो जाएंगे आपके पास में, 1 अगस्त आएगा या 31, 8 महीने देख लो, 1 मिनट 1 मिनट 1 5 11 मंथ्स, यहाँ पे 8 मंथ्स कर लो, तो ये 1 8, फिर आ जाएगा 31 अक्टूबर, ठीक है, अमाउंट में नहीं लिखना यार। फिर आ जाएगा उसके बाद 31 जनवरी, फिर उसके बाद आ जाएगा 31 मार्च। यहाँ पे 2000 निकाले, यहाँ पे 5000 निकाले, यहाँ पर 2000 निकाले, यहाँ पे 6000 निकाले, यहाँ पे 2000 निकाले, ठीक है। तो अपन ने कहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 15% पर एनम। तो अपन ने कहा पीरियड निकाल लेते हैं अपन, तो पीरियड कितना आएगा, 11 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 0 महीने, कहाँ तक निकाला, 1 अक्टूबर। तो ये आ जाएगा अपने पास, पीरियड कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट किया, अगर ये 21 है, अरे भाई 21 हो जा, 21, 22 और 22, तो ये कहाँ तक निकाला, 22 तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 11 महीने, यहाँ से यहाँ तक 8 महीने, समझ में आ गया। फिर अपन ने क्या किया था, हर ड्राइंग पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट निकालो, 2000 पर 15% फॉर 11 मंथ्स 275, 5000 पर 15% फॉर 8 मंथ्स 150, 500, और यहाँ जाएगा आपके पास 150, 2000 पर 15% फॉर 6 मंथ्स 150, और फिर 6000 पर 15% फॉर 2 मंथ्स 150, और इसका तो जीरो आएगा ही आएगा, 15% फॉर 0 मंथ्स, दिस इज 0। इसका टोटल कर दो 1075 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे बात समझ में। और इसका दूसरा शॉर्टकट क्या था कि ऐसे सॉल्व करने के बजाय अगर इसमें से अपन क्या कर लेते, अगर इसमें से कॉमन ले लेते, तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वैसे भी निकल जाएगा, यस, इनमें से कॉमन ले लो। कॉमन क्या आएगा अपने पास बताओगे जरा, 15/100 और 1/12, अंदर क्या बच गया, 2000 इंटू में 11 प्लस 5000 इंटू में 8 प्लस 2000 इंटू में 6 प्लस 6000 इंटू में 2 प्लस 2000 इंटू में 0। क्लियर है यहाँ तक, ये क्या था, ये इसी को क्या कहते हैं अपन, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पे अगर इसका शॉर्टकट निकालें तो कैसे निकालना था अपने को, इसमें प्रोडक्ट अगर अपने को निकालना है तो कैसे करें, तो ये कितना हो जाएगा, 22,000, 40,000, 12,000, 12,000, 0, 86,000, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। तो अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो कैसे निकाल दें, 86,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 15%, 1/12, 1075। आगे बात समझ में आपको। ये सेकंड मेथड था। और थर्ड मेथड अपन ने कहा था कि अगर रेट में पर एनम दे रखा हो और टाइम गिवन, डेट गिवन ना हो, तो क्या करें, हाफ पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हो गया। हाँ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्यों अलाउ करते हैं, वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर who has contributed capital in excess of his profit sharing ratio। अगर किसी पार्टनर ने अपने शेयर से ज्यादा कैपिटल लगा रखी है तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं।
मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देते हैं, टू कंपनसेट अ पार्टनर हु हैज कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर यहां तक। फिर अपन ने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा किस पर निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आफ्टर कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ओपनिंग पे तो देखेंगे साथ में इंट्रोडक्शन पे और विड्रॉल पे भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो, प्लस अगर इंट्रोडक्शन है तो प्लस करेंगे रिमेनिंग पीरियड का, और अगर विड्रॉल है तो माइनस करेंगे रिमेनिंग पीरियड का। एक तरीका ये था, और दूसरा तरीका था बैलेंस मेथड। कितनी कैपिटल कितने महीने रही, 1 लाख आपके पास 3 महीने रही, 1,10,000 आपके पास 3 महीने रही, और 90,000 आपके पास 6 महीने रही। इस हिसाब से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, दोनों मेथड से एक फॉलो कर सकते हैं अपन। फिर मैंने एक बात आपको और बताई थी, लगभग मैंने जितना आप लोगों को पढ़ाया है सब रिवाइज करा दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि इन केस अगर आपके पास में एप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी इस साइड का टोटल है। तो हमने कहा कि अगर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशंस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अपन जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। और अगर कई एप्रोप्रिएशंस हैं अलग अलग, तो उन सब का टोटल करो पहले, और उन टोटल के रेशियो में अपन वो बांट देंगे। क्या बात समझ में आ गई?